हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपने एक फिर नया टॉपिक इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके आए हैं। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में नर्सिंग असिस्टेंट जो होता है उसकी जो लाइफ स्टाइल है, जॉब प्रोफाइल है, उस पर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसमें मैं कौन कौन से टॉपिक्स लूँगा, पॉइंट लूँगा, उस पर बात कर लेते हैं। मैं रैंक बताऊँगा, कौन से ग्रुप में आता है, पोस्टिंग लोकेशंस, फैमिली लाइफ है या नहीं है, स्टडी टाइम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका वर्क और ड्यूटी टाइम क्या रहेगा, एनपीएस में आएंगे, ओपीएस में आएंगे, आपकी कैंटीन फैसिलिटीज़ क्या रहेगी, ड्रेस अलाउंसेस क्या रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंटल एग्जाम कि आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते आगे बढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में नर्सिंग असिस्टेंट की अभी वैकेंसी चल ही रही है, रनिंग में है। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट जो होता है वो एक डॉक्टर का हेल्पर होता है। जो भी आर्मी के डॉक्टर्स हैं, ऐसे नहीं है, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है आर्मी के डॉक्टर्स के साथ में जॉब करने का मौका ही मिलता है। आर्मी के डॉक्टर, ध्यान रखना, ऐसे नहीं, आर्मी डॉक्टर के साथ में। और नर्सिंग असिस्टेंट में सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी रैंक। रैंक क्या होती है? नर्सिंग असिस्टेंट की रैंक होती है वो जीडी होती है, सोल्जर की रैंक होती है। मतलब वो कौन से में आते हैं? ओआरएस में आते हैं। ओआरएस का मतलब होता है अदर्स। फ्रेंड्स, ग्राफ को कुछ भागों में बांटा गया है मोस्टली, जैसे ओआरएस, एनसीओज एंड जेसीओ, और उसके बाद ऑफिसर। ओआरएस कौन सा होता है? ओआरएस होता है जिनके ना कोई फिफ्टी होती है ना कुछ, एक जीडी बोलते हैं ना, जीडी रैंक होती है ओआरएस। एनसीओ कौन से होते हैं? एनसीओ होते हैं जिनके यहाँ पे फिफ्टी स्टार्ट हो जाती है बाजू पे। ठीक है, एक फिफ्टी, दो फिफ्टी, जो भी जिसे अपने बोलते हैं अपने हवलदार या फिर लाइंस नायक लायक, वो आगे एनसीओ में, नॉन कमीशनड ऑफिसर में। जीसीओ कौन से होते हैं? जिनकी यहाँ पे 50 जो स्टार्स बोलते हैं, स्टार आ जाते हैं, सूबेदार, नायब सूबेदार, जो मेजर सूबेदार, मेजर, ये जीसीओ होते हैं। उसके बाद ऑफिसर रैंक स्टार्ट हो जाती है, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब रैंक होती है, वो होती है आपकी ऑफिसर्स। तो ओआरएस के अंदर आते हैं कौन? जो आपके नर्सिंग असिस्टेंट। ए रैंक होगी। ग्रुप सी के अंदर आते हैं। ग्रुप में कौन से? ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी की जॉब है ये। इसके बाद पोस्टिंग लोकेशंस। बीआरओ के अंदर जितने भी जहाँ पे भी ग्रेफ के पर्सन जाते हैं वहां सभी जगह इनकी पोस्टिंग होती है। प्लेन एरिया में भी रहेगी, हिल एरिया में भी रहेगी, नॉर्थ ईस्ट में रहेगी। सभी के सभी प्रोजेक्ट्स में इनकी पोस्टिंग रहती है। नेक्स्ट एक दो दिनों में मैं पोस्टिंग लोकेशन पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी पोस्टिंग लोकेशन कहाँ है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, सब डिटेल में बनाऊंगा। ठीक है, पोस्टिंग लोकेशन में बता दिया मैंने कहाँ का पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं फैमिली लाइफ। देखिए, वो तो हो गया कि आपको पोस्टिंग लोकेशन कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में कहाँ रहेगी, सब जगह रहेगी। अब आपकी पोस्टिंग वो चीफ ऑफिस में रहेगी, साइट पे रहेगी, आरसीसी में रहेगी, टास्क फोर्स में रहेगी, कहाँ रहेगी? नर्सिंग असिस्टेंट 100% नर्सिंग असिस्टेंट रहते हैं ऑफिस में। ऑफिस लाइफ होती है उनकी, वो या आरसीसी में होंगे या आपके बीसीसी हो, चाहे टास्क फोर्स हो, चाहे वो चीफ ऑफिस हो, सभी जगह ऑफिस में उनकी ड्यूटी रहती है, ऑफिस में उनकी जॉब लगती है, ऑफिस में ड्यूटी रहती है। तो फैमिली, पूरी जिंदगी फैमिली को साथ में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड एरिया की बात नहीं करूंगा, जो बहुत ज़्यादा हार्ड एरिया होता है उसकी नहीं बात करूंगा, क्योंकि जैसे लेह लद्दाख है या फिर सियाचिन बॉर्डर के पास में, वहाँ थोड़ा रिस्क रहता है लाइफ में, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। उसके अलावा हर जगह फैमिली को रख सकते हैं। ठीक है, और ऑफिस में रहेंगे तो नेटवर्क की अवेलेबिलिटी पूरी रहेगी। ठीक है, नेटवर्क अच्छे से रहेगा, आप आराम से नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आपकी फैमिली लाइफ। तो मैंने बता दिया कि फैमिली लाइफ रहेगी, फैमिली लाइफ आराम से जी सकते हैं आप। एंड साइट पे, हाँ, वर्क साइट पे आपको, हाँ, साइट पे आपको कभी कभी जाना पड़ सकता है, जैसे कोई इमरजेंसी आ जाए, को कुछ भी कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। आपकी ड्यूटी ऑफिस टाइम में तो 8 घंटे है, बट वैसे जो ऑन डॉक्यूमेंट वो 24 घंटे, आपको कभी भी इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है। जब ऑफिस में रहोगे तो सुबह जैसे 8 बजे से 8:30 बजे से आपको ऑफिस टाइम स्टार्ट होगा 1 बजे तक, फिर 2-2:30 बजे से शाम को 5 बजे तक आपकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है वैसे तो। बट कोई इमरजेंसी होगी, किसी डेट पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको इमरजेंसी में कभी भी नाइट को भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका और फैमिली लाइफ। और जो आपकी वर्क क्या रहेगा आपका, काम की बात कर लेते हैं। आपको मोस्टली क्या होगा, जैसे कोई भी छोटा मोटा ऑपरेशन हो, कोई छोटी पट्टी वट्टी, किसी की दवाई देना करना, मतलब जितने भी मेडिकल से संबंधित छोटे मोटे काम है वो सारे आपको करने होंगे। हो सकता है आपको डायरेक्ट डॉक्टर का एक असिस्टेंट बना के भी रखा जाए कि आप ये दीजिए, वो दीजिए, ये लाइए, वो लाइए, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द एनी, मतलब कोई भी इलाज किया जाए तो उस टाइम आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है,
ये आपका सभी काम होता है। इसमें क्या होता है, मेन तो ये होता है जैसे साइड पे कभी कौन सी साइड पे दिक्कत आई, कभी कौन सी, तो वहां जाना पड़ सकता है। और बात रही लोड, देखो लोड की बात करूं तो लोड मुझे जितना पता है इतना लोड नहीं आता, कोई इतना बीमार भी नहीं होता। कभी जुकाम की दवाई देनी है करनी है वो सीपीएल भी दे देता है। सीपीएल को बता देना, एक कोई पढ़े लिखे सीपीएल को, तो वो सीपीएल सीपीएल जानते हो ना क्या होता है, कैजुअल पेड लेबर, जो अपने बीआरओ में लेबर होती है वो होती है सीपीएल। तो वो अगर पढ़ा लिखा कोई सीपीएल है ना तो वही दे देगा। तो वो वैसे तो गलत है देना, वो दे, बट डॉक समझ रहे हो ना, चल जाता है सब। तो इतना वर्कलोड मैं नहीं मानता कि इतना वर्कलोड है, और इतना भी नहीं देखा कभी कहीं ने आपका जो नर्सिंग असिस्टेंट वो साइड्स पे जा रहा है। कोई इमरजेंसी तो इमरजेंसी होती है, तो आपको पढ़ने का टाइम पूरा मिलेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, कि आप क्या बन सकते हो डिपार्टमेंट एग्जाम और क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई नो डाउट तैयारी आराम से कर सकते हो। ऑफिस में रहोगे तो ऑफिस टाइम फिक्स है, तो आराम से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी वर्क और ड्यूटी टाइम, मैंने बता दिया 24 घंटे भी है और 8 से 5 बजे भी है, ठीक है। 8 घंटे की जॉब तो करनी है, 24 घंटे इमरजेंसी का टाइम बुलाया जा सकता है। एनपीएस या ओपीएस में आएंगे, 2004 के बाद जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो एनपीएस में आएंगे। अभी तक ओपीएस लागू नहीं हुआ है, तो अपने अभी फिक्स कुछ नहीं कह सकते कि आपके ओपीएस लागू हो गया है, ठीक है। तो अभी एनपीएस में ही है ऐसा भी है, ठीक है जी, 2004 के बाद जो भी है। इसके बाद बात करेंगे कैंटीन फैसिलिटीज। आपके कैंटीन के 2 कार्ड्स मिलते हैं, जितने भी गर्म जो बीआरओ कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, 2 कार्ड मिलते हैं। एक तो होता है ग्रोसरी, एक होता है लिक्वर। आप ओआरएस में आते हैं तो ओआरएस का मतलब आपको 5 बोतल, लिक्वर के अंदर 5 बोतल मिलेगी, जिसके अंदर आप कोई भी किसी प्रकार की रम ले सकते हैं, किसी प्रकार की विस्की ले सकते हैं। 5 बियर लेना चाहते हैं तो 5 × 4 20 बियर ले सकते हैं। और बियर की जगह आप जो लड़कियों की बियर आती है, एक मुझे नाम याद नहीं है, जो वो 8 एक बोतल के पीछे 8 मिलती है, तो 8 × 5 40 बोतल वो ले सकते हैं, ठीक है। जो लाइट होती है एकदम, ठीक है, वो ले सकते हैं आप 8 एक बोतल के पीछे। इसका फायदा आप आर्मी कैंटीन में भी ले सकते हैं। आर्मी कैंटीन में जाके बढ़िया बढ़िया फिश की मिल जाती है। ग्रैप में क्या है, छोटी मोटी कई जगह कैंटीन होती है, छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो अगर आपको बहुत बड़ी ब्रांड लेनी है तो वो आर्मी कैंटीन में मिल जाएगी। आर्मी कैंटीन में भी ये लागू होता है, ठीक है, कैंटीन कार्ड। अब बात करते हैं ड्रेसेस अलाउंसेस। ग्रेफ के कोई भी पर्सन है उसको हर साल जून मंथ के आसपास 10,000 रुपये मिलते हैं आपके ड्रेसेस के अलाउंसेस के लिए, जिसमें आपके ड्रेस, शूज वगैरह जो भी है, बेल्ट और रैंक, तो अगर रैंक लग रही है तो रैंक, जो भी आपके पार्ट्स है, कैप वैप, वो सब ला सकते हैं आप 10,000 में। अगर आप चाहें तो उस ड्रेस को आगे भी चला सकते हैं, ऐसे नहीं है कि 10,000 यूज करें, आपकी इच्छा आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिपार्टमेंटल एग्जाम, जिसके लिए मुझे लगता है सारे अभी तक वेट कर रहे थे कि डिपार्टमेंटल एग्जाम। यस ऑफ कोर्स आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। आपको 3 साल की जॉब रेगुलर करनी होगी। 3 साल जॉब होने के बाद में आप एलिजिबल हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, जो ग्रेफ सेंटर पुणे ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। उसमें क्या है, वो प्रोसेस होता है कि 6 मंथ या 1 साल बाद में, या जितना भी जैसे वैकेंसीज बनती है उस हिसाब से डिपार्टमेंटल एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जाता है। उसमें मिनिमम आपको क्या है, जैसे उसका लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिटेल में तो नहीं बताई है सर ने, जिन्होंने मेरे को बताया है, जो आज नर्सिंग ऑफिसर है उन्होंने बताया है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट के लिए आपको बीएससी नर्सिंग या फिर फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में आप क्या बन सकते हैं, डीसीएमओ बन सकते हैं। डीसीएमओ मतलब जानते हो, डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर, डीसीएमओ बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए नर्सिंग, या तो बीएससी नर्सिंग हो या फार्मेसी में डिप्लोमा हो। और भी जैसे 3-4 आती है ना ऑप्शनल, तो वो ऑप्शनल में 2 चीज़ बताई है, और भी हो सकती है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट जो आप जिसके लिए शायद सबसे ज़्यादा वेट करते हैं, प्रमोशन, ठीक है फ्रेंड्स। प्रमोशन में आपको मैंने जैसे बताया है, आप होते हैं नर्सिंग असिस्टेंट एज ए सोल्जर, जीडी या फिर ओआरएस कैटेगरी में, आपकी कोई रैंक नहीं होती। आपका 12 से 13 साल में प्रमोशन होता है। किस रैंक पे पहले होता था, नर्सिंग लीडिंग हेड के नाम से होता था प्रमोशन, हवलदार की रैंक पे जाते थे आप 8 से 10 सालों में, नर्सिंग लीडिंग हेड के नाम से। तो वो अब क्या है, वो क्या बंद हो गया है वो प्रमोशन। उसकी जगह आप डायरेक्ट 12 से 13 साल में आप क्या चले जाते हैं, नर्सिंग सुपरवाइजर की जगह चले जाते हैं। मात्र 12 से 13 साल, ये मतलब फ्लैक्चुएट कर सकता है आपका 1-2 साल आगे पीछे। तो आपका 12 से 13 साल में आप नर्सिंग सुपरवाइजर, जो होता है नायब सूबेदार की पोस्ट पे। नायब सूबेदार का मतलब जानते हैं, यहाँ पे एक फित्ती आती है, एक फित्ती आती है, जेई से एक रैंक नीचे होता है नर्सिंग सुपरवाइजर, ग्रेड पे होता है 2400, ठीक है, 2400 ग्रेड पे होता है नर्सिंग सुपरवाइजर। इसके बाद में क्या प्रमोशन होता है, नर्सिंग सुपरवाइजर के बाद में आप 4 to 5 ईयर के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे जा सकते हैं।
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पता है क्या होता है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है जिसके यहाँ पे 2 फीती हो। कितनी फीती हो? 2 फीती हो, जेई के इक्वल। ठीक है, जेई के इक्वल होता है, 2 फीती होती है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 4 to 5 ईयर, फ्लक्चुएट्स हो सकता है, ये 5 to 6 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी एंड आपके रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, रैंक होती है ना, जो भी डिपार्टमेंट एग्जाम देते हैं तो एक लिस्ट निकलती है, जिसके टॉप ज़्यादा स्कोर होगा तो वो रैंक में टॉप होगा, तो उसका प्रमोशन भी पहले होगा, ये भी ध्यान रखना। कैटेगरी तो है ही है, रैंक भी डिसाइड करती है वो प्रमोशन। अब और इसके बाद में, हाँ, इसके बाद में एक प्रमोशन ऑफिसर का होता है डायरेक्ट, वो भी 5 to 6 ईयर में होता है, डायरेक्ट आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या होता है, एक गोल्डन स्ट्रिप लगती है यहाँ पे। गोल्डन स्ट्रिप का मतलब होता है आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे चले गए हैं ऑफिसर रैंक में, तो आप डायरेक्ट चीफ ऑफिसर में बैठेंगे और वहाँ से आपके जितने भी अंडर हैं उन सभी को हैंडल करेंगे। एंड ये चीज़ें, सब चीज़ें हो गई हैं, मैंने प्रमोशन बता दिया है। प्रमोशन क्राइटेरिया, लाइफ मुझे ईजी लगती है, इसलिए ईजी लगती है कि मुझे नहीं लगता इतने कोई मतलब वो समस्याएं होती है, आती है, इतना कुछ नहीं है। आपको आर्मी के डॉक्टर के साथ में भी बात का वो मिलने का मौका मिलेगा, डॉक्टर के साथ में, आर्मी के डॉक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। रीज़न ये है कि आर्मी के कुछ ऐसे जो नर्सिंग असिस्टेंट या जो नर्सिंग सुपरवाइजर्स हैं वो बीआरओ के अंदर कुछ 1-2 साल की पोस्टिंग आते हैं, तो उनके साथ आप जॉब कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 1-2 बीआरओ के, अब मैंने क्या आपके लिए बीआरओ नर्सिंग जो ऑफिसर है वो ढूंढना पड़ा मुझे, बहुत मुश्किल से मिले। क्योंकि आर्मी के डॉक्टर तो मैं जानता हूँ, मेरे साथ में 1-2 ने जॉब ने की है, तो मैं आर्मी के तो जानता हूँ, बट मैन आपके बारे में, प्रमोशन के बारे में जो बीआरओ का नर्सिंग ऑफिसर है वही बता पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल डाटा मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो अपने बैठे हैं आप, मेरे इंस्टा हैंडल, फेसबुक हैंडल एंड जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ऐसे मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।